हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों, सबसे पहले तो दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी के परिवार को भी केसीसी एजुकेशन की तरफ से ढेरों और ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, ये दिवाली आपके जीवन में एक ऐसा उज्जवल भविष्य लेकर आए जिससे आपके जीवन का जो अंधकार है वो दूर हो जाए और आप भी अपने एक कुल का, जिसे कुल का दीपक कहते हैं, आपके माता पिता ने जब आपको जन्म दिया था और आज के समय में दोस्तों न केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी हमारे कुल का दीपक ही होती हैं। बस सोच का फर्क है और ये सोच अब धीरे धीरे हमारे समाज में बदलती भी जा रही है। तो आप दोनों ही, चाहे आप लड़की हो और चाहे आप लड़के हो, दोनों ही अपने कुल का एक दीपक बनके पूरे जग में जगमगा जाएं। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज आपकी मैपिंग की दूसरी क्लास की। हालांकि ये हमारी फर्स्ट लेक्चर स्टार्टिंग होने वाली है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारे, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया का इसमें मैपिंग कराया जाएगा। हालांकि एक पार्ट हम करा चुके हैं जिसमें हमने मैपिंग के बारे में कुछ नहीं बताया था, कि इंडिया की मैपिंग को लेकर कुछ नहीं बताया था। हमने वहां पर केवल मैपिंग की चर्चा करी थी कि आखिर मानचित्र है क्या, क्योंकि जब तक आपको मानचित्र समझ में नहीं आएगा ना दोस्तों, तब तक काफी सारी चीजें आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो चलिए, आपका साथ रहना चाहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आपका भारत के मानचित्र को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़े से जोश के साथ, हिम्मत के साथ, है ना, इस दिवाली के शुभ अवसर पर एक कोड के साथ स्टार्टिंग करते हैं। क्योंकि सभी लोग कहते हैं ना, आप सभी कहते हो किस्मत को, कि किस्मत जिसका साथ दे जाती है ना वो बुलंदियों को छू जाता है, और जिसका किस्मत साथ नहीं देती है वो बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी चीज को हम नकारते हुए आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा मोटिवेट होकर क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो लोग कहते हैं समय जिसका साथ देता है, जी हां, लोग कहते हैं समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छों को मात देता है। मैं कहता हूं इतिहास में केवल उसका नाम होता है जो समय के विपरीत जाकर कुछ अद्भुत कर देता है। क्या दोस्तों समझ में आया? कहने का मतलब यह है, बिल्कुल सही बात है कि जब किस्मत हमारी साथ देती है तो हम अच्छे अच्छे को मात दे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी का नाम तो हुनर, इसी का नाम तो हौसला और इसी का नाम तो साहस है कि जब हम परिस्थिति विपरीत हों और उनके परिस्थितियों के विपरीत भी ना हम कुछ अद्भुत करके दिखाएं, तो इसी को कहते हैं हमारा आकाश की बुलंदियों को छूना। क्योंकि अच्छा बादशाह, मैं तो यही मानता हूं कि वही है, वही तो एक अच्छा इंसान है, वही तो इंसानियत की पहचान देता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी एक अपने अनुकूल परिस्थितियों को बना लेता है और उससे भिड़ता है, लड़ता है और जिंदगी में एक मुकाम हासिल करता है। तो चलिए दोस्तों, इसी कोड के साथ, एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज आपका भारत का मानचित्र। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको करवाने वाले हैं भारत के मानचित्र में, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारा प्यारा भारत। जी हां दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए भारतीय होने पर, क्योंकि हम भारतीय हैं और अपने आप में पूरे विश्व में भारत जैसा ना तो कल्चर है, ना भारत जैसा सभ्यता और ना भारत जैसा देश पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं है। इसलिए हमको हमारे प्यारे भारत पर गर्व होना चाहिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो भारत है वो आखिर कब आजाद हुआ। आपको पता है कि लगभग 150 से 200 साल की गुलामी करने के बाद हमारा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। यह बहुत ही पावन और बहुत ही शुभ अवसर था जब हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, और इसी समय पे हमारे प्यारे भारत का गठन हुआ एक स्वतंत्र देश के रूप में। जी हां दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा, अगर हम इस भारत को देखें तो भारत की स्थिति आखिर है कहां। अगर भारत की स्थिति, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो भारत की स्थिति आपको पता है, ये 0 डिग्री हमारा क्या है, ये अक्षांश है। थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर ये है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। इसको हमारा कह देते हैं दक्षिणी गोलार्ध और इसको हम कह देते हैं हमारा क्या, उत्तरी गोलार्ध। जी हां दोस्तों, तो भारत की स्थिति यहां पर पड़ती है। अगर इसको भी आप ऐसे कर दोगे तो इसको आप कह दोगे पश्चिमी गोलार्ध और इस वाले हिस्से को कह दोगे आप पूर्वी गोलार्ध। तो दोस्तों आप देख रहे हो, नीचे हिस्से को तो हमने कह दिया क्या, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपरी हिस्से को हमने कह दिया उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और आपका पूर्वी गोलार्ध।
तो एक्चुअल में जो भारत की हमारी स्थिति बन के आती है वो निकल के आती है कि हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जी हां, आपके एसएससी में, सीजीएल में, यूपीएससी में, पीसीएस में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा। आज पहली बार समझ लीजिएगा। अगर वो कहता है ना ऑप्शन दे दिया उत्तरी गोलार्ध, वो भी ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूं मैं आपको। भारत की स्थिति अगर वो ऑप्शन दे देता है कि उत्तरी गोलार्ध में है तो बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध में ही है, लेकिन उसने ऑप्शन दे दिया कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो एग्जैक्ट आंसर वो होगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो हमारा भारत कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। साथ में हमारा भारत एशिया महाद्वीप में है। जी हां, हमारे टोटल 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और इसी एशिया महाद्वीप में, जी हां, इस पूरे एशिया महाद्वीप में भी हमारा भारत कहां पर लोकेटेड है? तो मैं फिर बता रहा हूं, कौन से महाद्वीप में है भारत? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में भी कहां पर? दक्षिण एशिया में। जी हां दोस्तों, दक्षिण एशिया में हमारा भारत स्थित है। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इस पर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर आप हमारे भारत का क्षेत्रफल देखोगे ना, ये हमारा जो पूरा भारत है, इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर ऑप्शन आता है तो यही लगाइएगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट भी बता देता हूं। जी हां, हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जी हां, ये एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, 32.8 भी दे देता है। तो दोनों ही आंसर आपके ठीक हैं। दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे, जो बढ़िया लगे, वो याद कर लो, और दोनों ही याद कर लो ना, काम की चीज है मेरे भाई। चलिए अभी इसी को अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी का टोटल जितना भी एरिया है ना, टोटल एरिया उसका 2%, मान लीजिए हमारी पूरी पृथ्वी का ये क्या है एरिया, इसमें भी हमारा भूभाग मान लेते हैं कि ये इसको मिला के मतलब 7 महाद्वीप को मिला के ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा एरिया बन रहा है। तो इसमें भी हमारा क्या है, भारत की जो स्थिति है वो कितनी है, 2.4। जी हां, पूरे विश्व का 2.4% भूभाग हमारे भारत का है, क्षेत्रफल। जी हां, ध्यान रखिएगा, परसेंट में ही हमारा पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा, आपको ये समझ में आ गया, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है, इतना क्लियर है। और 2.4% हमारे भारत का क्षेत्रफल है किसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। साथ में अगर हम देखें तो हमारे भारत की स्थिति आकार के आधार पर, अगर हम आकार के आधार पर देखते हैं तो भारत विश्व का क्षेत्रफल के मामले में 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश। तो बाकी 6 बड़े देश भी मैं आपको बता देता हूं, रशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पे हमारा आता है भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये फैक्चुअल चीज बता रहा हूं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, एक चीज और, जब आप ये सब चीजें पढ़ रहे होगे ना, ये हमारा मैपिंग है, इस मैपिंग को आप जरूर देखें, क्योंकि इसी मैपिंग के जरिए आप काफी सारी चीजों को समझेंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। यहां भारत के मानचित्र को देखते हुए चलिएगा, मैंने भी भारत का मानचित्र बना दिया है, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारा क्या, जनसंख्या। जी हां, अगर आप भारत को जनसंख्या के आधार पर देखोगे तो भारत की 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, ये हमारे यूएनओ के आंकड़े हैं, यूएनओ के आंकड़ों के अनुसार 2000 में जनगणना हुई थी हमारे देश की, 121 करोड़ की आबादी हमारी। कितनी, 121 करोड़ की। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे पता है थोड़ा सा डाउट होगा, अभी वर्तमान समय की जो कितनी है, 139 करोड़। जी हां, 139 से लेके 40 करोड़ की जनसंख्या वर्तमान समय में हमारे भारत की हो चुकी है। क्या आपको पता है भारत विश्व का दूसरे नंबर का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत क्या है, विश्व का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश। चलिए आगे बात करते हैं। तो विश्व की जनसंख्या का लगभग
कितना परसेंट? 17.5%। जी हां, 17.5% जनसंख्या का भाग हमारा भारत है। आप अद्भुत देखिएगा जरा कि क्षेत्रफल में कितना है, केवल 2.4%, जबकि जनसंख्या कितनी रह रही है। इसका मतलब थोड़ा सा जनसंख्या को नियंत्रण करने का मामला हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में आपको पता है संसाधन हमारे पास सीमित हैं यार, और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण पर भी हमारी सरकार भी नीति लेके आ रही है, और हमको भी हमारा तो अहम योगदान देना होगा ना। मतलब हमको नहीं, मतलब जिन्होंने जो शादीशुदा लोग हैं उनको तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, नीतियां वैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। चलिए, फैमिली प्लानिंग तो होती रहेगी। दूसरी बात करते हैं हमारे भारत का। जी हां, हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। जी हां, ये छोटे मोटे आंकड़े हैं, इनको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, नाम क्या है उसका? जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है हमारा? बाघ। जी हां, और राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय जो हमारा पेड़ है वो क्या है? बरगद का पेड़। और राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय फूल क्या है हमारा? जी हां, कमल। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ। जी हां, 4। वो देखा है अजय देवगन वाला डायलॉग सुना है ना, मेरे चौथा शेर इधर है इधर, वही वाला। जी हां, जिसकी वो बात करते हैं जो टोपी पर। जी हां, उनके जो हमारे पुलिस वाले होते हैं या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके जो टोपी पर वो जो अशोक स्तंभ लगा रहता है, जी हां, कैप पर आपने देखा है नजर लगा रहता है, तो वही है अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर दिखाए गए हैं। जी हां दोस्तों, और हाल फिलहाल में मोदी जी ने भी तो एक हमारी मतलब भारत की एक बड़ी अशोक स्तंभ की मूर्ति का क्या करा है? एक उद्घाटन किया, आपने देखा भी होगा। चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। जी हां, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे ये भारत भाग्य विधाता। जी हां, ये आपने सुना होगा। तो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। जी हां, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? भारत माता की जय। जी हां, ये वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रगीत है। जी हां, हमारी राजभाषा। देखो, भाषाएं कई प्रकार की होती हैं, राजभाषा होती है, राष्ट्रीय भाषा होती है, राज्य भाषा होती है, लेकिन फिलहाल आप समझिए राजभाषा। राजभाषा का मतलब है जिसको आधिकारिक भाषा हमारे संविधान में हमारे देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर दर्जा मिला हुआ है, इसी को कहते हैं राजभाषा। तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। भारत की तो कोई राष्ट्रीय भाषा एक्चुअल में है ही नहीं, भारत की केवल राजभाषा है, और वो क्या है? हिंदी। चलिए, दूसरा हमारा क्या है? हमारा एक वाक्य भी है जिसको राष्ट्रीय वाक्य कहते हैं। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। जी हां, सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। इसके साथ साथ हमारी जो नदी है, राष्ट्रीय नदी जिसको पवित्र नदी कहते हैं, जी हां, हमारी गंगा माता। जी हां, गंगा जी जिसको गंगा जी के नाम से भी जानते हैं, गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी बहुत ही पावन और पवित्र नदी है हमारी, ध्यान रखिएगा। इसी को हमारी राष्ट्रीय नदी के बारे नाम से जाना जाता है। जी हां, डॉल्फिन गंगा नदी के अंदर ही पाई जाती है, डॉल्फिन। जी हां, ये ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन किसके अंदर पाई जाती है? गंगा नदी के अंदर ही पाई जाती है। और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा डॉल्फिन है। जी हां दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, ये तो हमारी कुछ फैक्चुअल बातें हो गई। फैक्चुअल बातों के साथ साथ आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए, आखिर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत का अस्तित्व कब से है, कहां से है? तो सबसे पहले, जी हां, सबसे पहले हमें भारत का, भारत शब्द का या भारत के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमारा वायु पुराण से मिलती है। किससे मिलती है? वायु पुराण से। वायु पुराण के अंदर सबसे पहले लिखा गया है भारत के बारे में। जी हां, अब ये वायु पुराण क्या होता है? आपने वेद तो सुने हैं ना, 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद सुने हैं। ऐसे ही हमारे 18 पुराण हैं। जी हां, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 18 पुराण हैं। उन्हीं 18 पुराण में से एक पुराण है वायु पुराण, और उस पुराण के अंदर ही हमारा भारत का जिक्र कर रखा है। तो अगर सबसे पहले जिक्र मिलता है, यानी कि सबसे पहले भारत का जिक्र मिलता है, तो कहां? वायु पुराण के अंदर मिलता है। दूसरा, जी हां, अब आया मजेदार किस्सा, आपको सुनने में मजा आएगा। आपको पता है हमारे भारत का नाम भारत क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे भारत का नाम राजा भरत थे हमारे। जी हां, हमारे हिंदुस्तान में एक राजा भरत करके नाम से एक व्यक्ति थे। वो राजा
भरत के नाम पर ही हमारा क्या रखा गया, भारत का नाम। बिल्कुल गए, सुन लीजिए ध्यान से, ये भरत राम जी के भाई जी नहीं थे। जी हाँ, ये जो रामचंद्र जी थे हमारे, उनके भ्राताश्री नहीं थे ये भरत। ये भरत कौन थे? ये भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। ये जो हमारे भरत थे, ये किसके पुत्र थे? शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र। तो ये कौन थे? आपको बताता हूं, आपने कई बार कहानी सुनी होगी, आपको कहानियों में बड़ा आनंद आता है ना, मजा आता है, आपको लगता है अद्भुत नजारा है। तो चलिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तो आपको पता है, अरे तुम्हारे एक बताओ, अच्छा एक चीज और, पुराने समय में जो तपस्या करते थे ना लोग, वो तपस्या क्यों करते थे? वरदान लेने के लिए। जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे या कोई भी व्यक्ति था, या कभी कभी तो असुर भी तपस्या करने लग जाते थे। तो आपने देखा है वो क्यों करते थे तपस्या? भैया वो तपस्या करते थे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वरदान लेने के लिए। और इस समय आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी। समझ लेना, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो कैसे आईएएस बनोगे, कैसे आप डीएम बनोगे, कैसे आप भैया आपने जो टारगेट बना रखा है, कैसे एसएससी का क्लियर करोगे आप एग्जाम, और कैसे सीजीएल का एग्जाम निकाल के लेके जाओगे। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि पुराने समय में जो लोग होते थे वो तपस्याएं करते थे वरदान लेने के लिए। आज आपके लिए वही वरदान, वही लक्ष्य क्या है? हो सकता है आपका जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब लेना आपका टारगेट हो सकता है एक अच्छा व्यक्ति या एक हाई लेवल का व्यक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, बिजनेसमैन या सक्सेसफुल मैन। ये अगर आप बनना चाहते हैं, तो अगर वो टारगेट है, तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब तपस्या, तप करना पड़ेगा। और आपके तप में भंग कौन डालने वाला है? हाँ, सुंदर कन्या। हमको पता है आपकी एज टीनेजर है ना, आप लोग टीनेजर्स में है ना, इसीलिए आपको हाँ वही जो कन्या है वही तो भ्रमित करेगी, वही तो आपकी तपस्या को भंग करेगी। उसी से तो बचना है मेरे दोस्त, कंसंट्रेट करना है मेरे दोस्त। अगर कंसंट्रेट नहीं होगा तो फिर आपका सब धरा का धरा रह जाएगा। और यही हुआ विश्वामित्र जी के साथ में। ये शकुंतला के पिताजी थे विश्वामित्र। जब वो तपस्या कर रहे थे तो इंद्र भगवान जी ने किसको भेज दिया? मेनका को भेज दिया। और मेनका आई और थोड़ी नाची ठुमक ठुमक के, और विश्वामित्र जी बहुत कोशिश करी उन्होंने, लेकिन उनका ध्यान चला गया। और उन्होंने ऐसे करके आंख खोल के देख लिया क्या चल रहा है, और देखा तो इतनी सुंदर युवती थी, इतनी सुंदर कि उनके यौवन को देखकर फिर तो हमारे जो विश्वामित्र जी थे वो बहक गए। और उसके बाद उनके मिलन से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसी पुत्री का नाम था हमारा शकुंतला। और शकुंतला को पसंद किया किसने? दुष्यंत ने, है ना, राजा दुष्यंत ने। और इन्हीं दोनों की जो संतान हुई थी, जो पुत्र हुआ था, वो था भरत। जी हाँ, इन्हीं भरत के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा। क्या कभी भूलने वाले हो कहानी? अरे बिल्कुल भी नहीं भूलोगे यार, ऐसे ही मजे मजे में करा देंगे आपको मैपिंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि हमारे भारत का नाम भरत पर पड़ा। जी हाँ, भरत के नाम पर पड़ा है। लेकिन हिंदुस्तान, जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान शब्द कहां से आ गया? तो क्या आप लोग दोस्तों जानते हो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बिजनेसमैन होते हैं वो कहां पर होते हैं? गुजरात में होते हैं। और गुजरात में एक व्यक्ति रहता है, नाम कौन है? वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? या एक तरीके से वो पारसी होते हैं। कौन होते हैं वो लोग? पारसी। तो ये जो लोग पारसी हैं ना, ये भारत के नहीं है एक्चुअल में। मतलब पहले तो अखंड भारत था, तो भारत के ही हैं, बहुत आगे तक फैला हुआ था ना भारत। तो ये जो पार्शियन है, ये कहां से आए? ईरान इराक से आए हैं, अरब कंट्री से आए हैं, है ना। ये व्यापारी हुआ करते थे उस समय पर, पार्शियन लोग। तो ये व्यापार करते थे। तो उस समय पर जब ये हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने आते थे ना, तो हमारा हिंदुस्तान कहां बसा हुआ था? जल्दी बताओ। यहां से हमारी एक नदी निकल के आती थी, नाम क्या था इसका? सिंधु नदी। जी हां दोस्तों, कौन सी नदी? सिंधु नदी आती थी। और सिंधु नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उनको क्या कहने लगे? सिंधी कहने लगे। कि जो सिंधी नदी के किनारे रहते हैं उनको सिंधी कहने लगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? लेकिन ये गधे क्या करते थे? ये लोग करते ये थे कि ये सै को है पढ़ते थे, सै सपेरे को है हल पढ़ते थे। तो सिंधु को इन्होंने क्या पढ़ दिया? हिंदू पढ़ दिया। सिंधु को क्या पढ़ दिया? हिंदू। इसीलिए इन्होंने इसके किनारे बसे हुए लोगों को हिंदू कहना स्टार्ट कर दिया। और जब इन लोगों ने हिंदू कहना स्टार्ट कर दिया तो यहीं से बना हमारा क्या? हिंदुस्तान। एक ऐसा स्थान जहां हिंदू निवास करता है, वही हिंदुस्तान हो गया। आपको जानकर ना अद्भुत लगेगा कि कर्क रेखा के पहले ऊपर वाले हिस्से को ही केवल हिंदुस्तान के नाम से, दक्षिण भारत को हमारा हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानते थे। दक्षिण भारत तो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के
एक जो साहस भरे सहयोग के साथ हमारे पूरे अखंड भारत जो आज हमको दिखता है ना, ये हमारा पूरा का पूरा भारत ये कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाता अगर हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते। उन्होंने ही हमारे पूरे भारत को एकजुट करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। चलिए इसके बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन सिंधु के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु कहा गया और इसी सिंधु को हिंदू में बदल दिया, क्योंकि वो सैको हा पढ़ते थे और यहीं से जन्म हुआ हमारा किसका, हिंदुस्तान का। चलिए हिंदुस्तान वर्ड आपको मिल गया कि हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। अब समझते हैं एक और नाम, भारत का एक और नाम। आप भी सोचेंगे कि आज कितने नाम कराने वाले सर जी। अरे यार करते रहो ना, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा फास्ट। आर्यव्रत, जी हां, भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता है। अभी आर्यव्रत क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा हमारे भारत में एशिया महाद्वीप से, जी हां, मध्य एशिया से कुछ लोग आए। बहुत पुरानी कहानी है, और वो लोग आए, उन्हीं को आर्य कहा गया। जी हां, और इन्हीं आर्यों के आधार पर इसको आर्यव्रत कहा जाने लगा। हमारे भारत को क्या नाम दिया गया, आर्यव्रत। एक और नाम है हमारे भारत का, नाम क्या है, जम्मू द्वीप। जी हां, जब आप बात करते हैं ना अखंड भारत की, तो कभी आप जम्मू द्वीप के बारे में पढ़ के देखिएगा। जम्मू द्वीप कितना बड़ा था, वही तो था हमारा अखंड भारत। ठीक है ना, जम्मू द्वीप और अखंड भारत, इसका फोटो हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो रामायण में भी जम्मू द्वीप का जिक्र कर रखा है। जी हां, हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण के अंदर भी जिक्र कर रखा है इसका, जम्मू द्वीप का। चलिए इंडिया, एक और नाम भारत का। अरे आज कितना भाई, कितने नाम कराएंगे, अरे सब क्लियर करा देंगे यार, एक ही वीडियो में भारत की काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। और फिर धीरे धीरे स्टेट वाइज भारत की मैपिंग में एक एक हिस्सा कवर किया जाएगा, आपको जरा सी तकलीफ नहीं आने देंगे। चलिए देखिए फास्ट जरा, इंडिया, जी हां, ये लोग जो अंग्रेज लोग थे ना, इनको पता था सिंधु, लेकिन ये सिंधु को इंदु कहने लगे और इंदु से ही निकल गया इंडिया। ये अंग्रेज लोग सिंधु को अपभ्रंश भाषा करके बोलने लगे, तोड़कर थोड़ा सा मतलब अशुद्ध रूप से बोलने लगे। इन्होंने सिंधु कहा इंदु और इंदु से ही निकला इंडिया। इस तरीके से हमारा अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया इंडिया। और आपको पता भी होगा कि आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भी बता रखा है इंडिया अर्थात भारत। ध्यान रखिएगा, यह आर्टिकल 1 कहता है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा देश का नाम है। जी हां, चलिए अब बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आखिर इतना बड़ा उपमहाद्वीप हमारा भारत, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका सृजन कैसे हुआ, इसकी एक छोटी सी कहानी बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग में दोस्तों ये हमारी पृथ्वी थी और ये हमारी 0 डिग्री पर क्या थी, भूमध्य रेखा। जी हां, भूमध्य रेखा। आप कल्पना कीजिएगा, एक छोटी सी कल्पना, अगर नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, बट एक छोटी सी कल्पना करने का प्रयास कीजिएगा। उस समय पर ये यहां पर था। जी हां, शायद आपको पता नहीं, आज हमारे 7 महाद्वीप जो आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, है ना, इधर दिखाई दे रहा है आपको उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, है ना, नीचे इधर ऑस्ट्रेलिया, ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आप भारत भी दिखाई देगा और एशिया भी दिखाई दे जाएगा, दिखाई देता ना। नीचे जाओगे तो अंटार्कटिका दिखाई देगा। ये महाद्वीप कभी एक ही जगह पर गोले के रूप में सिमटे हुए थे, इकट्ठा थे, लेकिन ये धीरे धीरे टूट गए। ये घटना आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले हुई। जी हां, 20 करोड़ साल पहले। इसके बारे में भी जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना आपको, क्या बोलते हैं उसको, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, बैगनर साहब का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब आपको कराया जाएगा, ये पूरी डिटेल बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा समझिएगा कि ये हमारी एक प्लेट थी, पूरी की पूरी प्लेट थी। आप कह रहे होंगे कि पूरी की पूरी प्लेट का मतलब कैसे है, मैं बता रहा हूं आपको। ये पूरी प्लेट थी, ये पूरी क्या थी, एक प्लेट, यानी कि जितना भी आप 7 महाद्वीप देख रहे हो ना, ये 7 महाद्वीप जुड़े हुए थे। थोड़ा सा सब्र रखो। और इसी को कहा गया क्या, पेंजिया। जी हां, क्या कहा गया, पेंजिया नाम दिया गया। इसका मतलब था कि पेंजिया का मतलब है कि भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो आपस में जुड़ा हुआ था, उसको पेंजिया नाम दिया गया। और इसके चारों तरफ क्या था, ये जल ही जल था। चारों तरफ क्या था, जल ही जल। इसको नाम दिया गया जल को पैंथलासा। जी हां, क्या नाम दिया गया, पैंथलासा। कोई दिक्कत है तो बताओ फास्ट, पैंथलासा कहा गया। अचानक से ही पृथ्वी के जो अंदर लावा है, मैग्मा है, उसमें गति उत्पन्न हुई और उसने टक्कर मारनी स्टार्ट करी ना, ऐसे ऐसे। तो फिर क्या हुआ,
ये प्लेट टूट गई। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत अजीब सी कहानी लग रही, ये कैसे पॉसिबल है? सबने एंटरटेनमेंट फिल्म देखी है अक्षय कुमार की, वहां आपने एक वो देखा है, वो एक आइस स्लाइड होता है वहां पे, वो देखा है ना, एक बर्फ की चादर जमी हुई पानी के ऊपर देखी है। लगभग आप फिलहाल ऐसे ही समझिए कि जो हमारी ये पृथ्वी है ना, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसकी जो ऊपरी परत है, ये जो सारे महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं ना, इसकी जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत क्या है? यही तो है हमारा। ये जमी हुई क्या थी? एक तरीके से मानिए ये मिट्टी का क्या था? एक बहुत मोटी परत थी, जिसकी मोटाई पता है कितनी? 35 किलोमीटर की मोटाई थी। और ये हमारी पृथ्वी के आंतरिक मेंटल में एक हमारी लेयर है, उसके ऊपर क्या कर रही थी? तैर रही थी। उसके ऊपर क्या कर रही थी? तैर रही थी। जी हां दोस्तों, तो उसके ऊपर जब ये तैर रही थी तो लावे ने टक्कर मारी और लावे में जो गतिविधियां हुई उससे ये टूट गई। कितने भागों में? 2 भागों में। ऊपर वाले भाग को कहा गया क्या? अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड, या फिर अंगारा लैंड कहा गया, या फिर लॉरेशिया कहा गया। क्या कहा गया? अंगारा लैंड और लॉरेशिया। और नीचे वाले भाग को कहा गया हमारा क्या? गोंडवाना लैंड। जी हां, गोंडवाना लैंड जो कहा गया ना, यही हिस्से से हमारा अफ्रीका बना, दक्षिण अमेरिका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, और इसी से हमारा प्यारा भारत बना। कोई दिक्कत है तो बताइए फास्ट। इसी प्लेट से तो समझ में आया भारत का निर्माण कौन सी प्लेट से हुआ? जी हां, जो प्लेट डिवाइड हो गई थी, नाम था उसका क्या? क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। और इसी से हमारे प्यारे भारत का जन्म हुआ। अब हमारा ये प्यारा भारत ना उत्तर की दिशा में ना खिसकने लगा, लगातार खिसकने लगा, लगातार खिसकने लगा। और फिर ये किससे आगे जाकर ये यूरेशिया प्लेट से, किससे? यूरेशिया प्लेट उसे टकरा गया। यानी कि जो एशिया और यूरोप को मिलाकर एक प्लेट बनती है, उस यूरेशिया प्लेट से टकरा गया। और जैसे इससे टकराया तो देखो ऐसे करके हुआ, जैसे ये टकराया तो ये प्लेट क्या थी? ये प्लेट हल्की थी, ये इसके ऊपर को ऐसे खिसकने लगी। और जैसे जैसे खिसकने लगी तो किसका निर्माण हुआ? अवसाद के जमाव होने से। अरे ये इसके अंदर जाएगा तो कुछ टूटेगा भी तो, और इसके अंदर जमाव होने से, टूटने से क्या हो गया? हमारा हिमालय पर्वत बना। और ये बता रहे हैं कि जो हमारी ये भारतीय प्लेट है ये लगातार मूव कर रही है। इसके बारे में बताएंगे, कॉन्सेप्ट अलग है, आप टेंशन मत लो। फिलहाल जरा मोटा मोटा समझ लो यार, इसको ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है तब समझा देंगे। हमारी भारतीय प्लेट हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर आगे की ओर खिसक रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत की भी लगातार ऊंचाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये यूरेशिया प्लेट अंदर को जा रही है और ये ऊपर को। कोई दिक्कत है तो बताओ फास्ट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से हमारे पूरे भारत का निर्माण हुआ। जी हां, हमारे भारत का निर्माण हुआ। तो इसके बाद हम बताते हैं क्या? अच्छा एक चीज और, जब ये हमारी पृथ्वी यहां पर था ना, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में था पूरा का पूरा इकट्ठा होके। अभी आप देख रहे हैं ना, सब उत्तर की ओर को भाग रहे हैं लगातार गति करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझते हैं दोस्तों, और ये हमारा क्या है? इसका भौतिक विभाजन समझते हैं। जी हाँ, हमारे भारत को अगर आप देखोगे ना तो भौतिक विभाजन, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि हमारी पृथ्वी पर जैसे जो इतनी ऐसे करके आप रेखा देखते हो, ऐसे करके रेखाएं दिखाई देती हैं आपको। अरे ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं हमारे अक्षांश। जो ऐसे वाली रेखाएं उनको क्या कहते हैं? अक्षांश। और जो ऐसे वाली रेखाएं हैं उनको कहते हैं हमारा देशांतर। जो लेटी हुई रेखाएं हैं अक्षांश, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उनको देशांतर कहा जाता है। तो अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो इधर की देशांतर क्या हो जाएंगी? पूर्वी देशांतर। और इधर की देशांतर क्या हो जाएंगी? पश्चिमी देशांतर। और ये जो 0 डिग्री मानूंगा ये हो जाएंगी हमारी अक्षांश रेखाएं, यानी कि नीचे वाली क्या हो जाएंगी? नीचे वाली हो जाएंगी हमारी दक्षिणी अक्षांश, जबकि ऊपर वाली हो जाएंगी हमारी उत्तरी अक्षांश। और हमारा भारत कहां पर है? यहां पर। यानी कि हमारी स्थिति क्या बनती है? उत्तरी गोलार्ध की और पूर्वी गोलार्ध की। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि अब इस भारत को मैं अगर यहां लेके आ जाऊं तो हमारा प्यारा भारत, जो हमारा प्यारा भारत है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। यही तो हमारा प्यारा भारत है। अब देखिए हमारे प्यारे भारत को जरा, हमारे प्यारे भारत को अगर मैं यहां लेके आ जाऊं, ठीक है, ये हमारे प्यारे भारत को लेके आते हैं तो इसमें क्या है? ये अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, ये अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। और जो सबसे अंतिम अक्षांश रेखा है वो कितनी है? 8 डिग्री 4 पर। जी हां, 8 डिग्री 4 पर। यानी कि भूमध्य रेखा से 8 रेखाएं कौन सी? अक्षांश।
ये 8वीं रेखा होती है अक्षांश। 0 1 2 3 4 5 यानी कि 8वीं अक्षांश। और ये 4 का मतलब क्या है? ये तो पूरी अक्षांश है, लेकिन इस 4 का मतलब क्या है? इसका 4 का मतलब है मिनट। जी हां, इसका मतलब क्या है? मिनट। तो 8 डिग्री 4 कहते हैं इसको। कोई दिक्कत है तो बताइए फास्ट। अगर इसमें एक डैश लगा दिया जाए तो मिनट, और 2 डैश लगा दिए जाएंगे तो सेकंड बन जाती है। इसलिए इसको 8.4 मत पढ़ना, 8 डिग्री 4 ही पढ़ना, 8 डिग्री 4 मिनट। कोई दिक्कत है तो बताओ फास्ट। चलिए, ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। तो देखिए जरा, यहां तो है हमारा क्या? 8 डिग्री 4, और यहां पर कितना है? 37 डिग्री 6 अक्षांश। तो यहां से लेके अक्षांशों के बीच की दूरी ये है, यानी कि यहां से लेके यहां तक अगर हमारे भारत की अक्षांश रेखाओं को देखोगे ना ऐसे, तो लगभग 30 अक्षांश मिलेंगे आपको। कितने अक्षांश मिलेंगे? लगभग 30 अक्षांश मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। दूसरी बात देखिएगा जरा फास्ट, कि आपको ये भी चीज दिखनी चाहिए कि ये क्या है? ये हमारे देशांतर रेखाएं हैं। ये क्या है? देशांतर। तो सबसे हमारी क्या? पूर्वी देशांतर कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? पूर्वी। पश्चिमी मत कहने लग जाना, मैंने यही बताया था। पश्चिमी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारे भारत की स्थिति कहां पर है? यहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में। तो जो देशांतर है पूर्वी गोलार्ध का, वो कितना है? 67 डिग्री 6। कितना? 67 डिग्री 6। पूर्वी गोलार्ध से लेकर 97 डिग्री 25 हमारा पूर्वी देशांतर। ये हमारे पूरे भारत की स्थिति है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने यहां लिख भी रखा है कि 37 डिग्री 7 से लेके 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 7 तक हमारा क्या है? ये भारत का हमारा लोकेशन है। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? दूसरा हमारा है देशांतर, 67 डिग्री 6 से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। चलिएगा, नेक्स्ट टॉपिक को आपको बताने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से समझते हुए चलिएगा फास्ट। आगे अगर बात करें ना दोस्तों, आगे बात करते हैं हमारा क्या? भौतिक विभाजन में अगर हम देखें तो हमारे भारत को यहां देखोगे ना, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, नीचे का भी कुछ एरिया, बट पूरा एरिया ऊपर का किसमें बांटा जाता है? हिमालय पर्वत है पूरे भारत में। ठीक है ना? तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। अगर आप इस वाले क्षेत्र को देखोगे, बीच वाले क्षेत्र को, तो ये मैदानी क्षेत्र है। साथ में दोस्तों अगर आप यहां देखोगे ना, तो यहां मरुस्थल है, और यहां सबसे गर्म मरुस्थल भी है थार का, और ऊपर लद्दाख सबसे ठंडा मरुस्थल भारत का। ठीक है ना? तो भारत में दोनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। तो भारत का भौतिक विभाजन देखोगे तो पर्वत भी हैं, और हमारा क्या है? मैदान भी है पूरा का पूरा, गंगा का मैदान, और हमारा यहां पर क्या है? राजस्थान के अंदर रेगिस्तान भी है, मरुस्थल भी है, गर्म थार का मरुस्थल, और वहां ठंडा, जी हां, लद्दाख का। दूसरा हमारा क्या है? एक और है हमारा क्या? तटीय क्षेत्र। जी हां, गुजरात से लेके यहां कर देखिए, और पश्चिम बंगाल से लेके यहां तक देखिएगा, तो आपको भारत का तटीय क्षेत्र मिलेगा। तो भारत का तटीय क्षेत्र भी है। साथ में क्या है? साथ में हमारा दोस्तों द्वीपीय क्षेत्र भी हैं। यहां जब आप देखेंगे तो ये क्या है? ये हमारे लक्षद्वीप, और यहां जाके देखेंगे तो आप हमारे यहां आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हां, तो द्वीपीय भी, द्वीप भी है हमारे। साथ में हमारा और क्या है? चलिए, तटीय मैदान हो गया। अच्छा, यही होगा ना हमारा पर्वत, मैदान, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, ठीक है ना, और आपका द्वीपीय क्षेत्र। इस प्रकार से भारत की लोकेशन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं कई पार्ट्स में। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी, जी हां दोस्तों, तो भारत की राजधानी क्या है? हमारा भारत की राजधानी दिल्ली है। जी हां, काफी सारे लोग कहते हैं नहीं दिल्ली है। अरे ठीक है यार, देखो दिल्ली ऑप्शन आए तो दिल्ली लगा दो, नई दिल्ली आए नई दिल्ली लगा दो, वैसे दिल्ली है। ठीक है ना? चलिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, सबसे पहले 28 के 28 राज्य को समझ लेते हैं, है ना? उसके बाद क्या करते हैं? आपको राजधानियां ही बताते हैं। सबसे पहला राज्य, पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहला राज्य क्या है हमारा? हिमाचल प्रदेश। जी हां दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूं, अब जम्मू कश्मीर हमारा राज्य नहीं रहा है, इसलिए भारत में सबसे उत्तरी राज्य कोई पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। जी हां। दूसरा हमारा पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। जी हां। फिर हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। जी हां। फिर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फिर है हमारा क्या? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। फिर इसके बाद क्या हमारा? यूपी। यूपी की राजधानी लखनऊ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर है हमारा क्या?
क्या हमारा दोस्तों? बिहार। बिहार की राजधानी पटना। फिर आपका क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। देन आपका 10वां, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। फिर आपका आएगा गोवा। गोवा की हमारी क्या राजधानी है? पणजी। फिर है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की बेंगलुरु। फिर हमारा क्या है? केरल। केरल की राजधानी क्या है? त्रिबंधपुरम। जी हाँ, केरल की राजधानी क्या है? त्रिबंधपुरम। फिर आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। फिर है आपका क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? अमरावती। जी हाँ, ये नया बन गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब क्या है? अमरावती है। कहीं आपको लगे कि हैदराबाद है, अब शिफ्ट हो गई हो। चलिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। फिर आपका क्या? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरम। फिर आपका छत्तीसगढ़ की रायपुर। जी हाँ, झारखंड की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? रांची। अरे सबको पता है यार। चलिए, फिर आपका क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। फिर आपका 21वां क्या है? ये क्या है 21वां? अरे ये आपका है, क्या बोलते हैं उसको? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। जी हाँ। फिर है आपका क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश ये है ईटानगर। और ये क्या हमारा? असम। असम की राजधानी दिसपुर। जी हाँ। नेक्स्ट देखिएगा जरा, ये क्या हमारा? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। फिर आपका क्या? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। फिर आपका क्या? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इंफाल। फिर आपका क्या है? फिर आपका, अरे जल्दी बताओ, आइजोल किसकी राजधानी? कौन बताएगा मुझे? आइजोल किसकी राजधानी है? अरे बोलो यार। तो ये है हमारी मिजोरम की राजधानी। जी हाँ, किसकी? मिजोरम की राजधानी आइजोल। फिर आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी हमारी अगरतला। आई होप आपको ये 28 के 28 राज्य और राजधानी याद होंगे भी काफी सारे लोगों को, और नहीं है तो अब याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो, है ना। इनकी लोकेशंस को भी प्लीज देखते रहिएगा, कौन कौन सा राज्य कहां पर है और कौन कौन सी राजधानियां कहां पर है। इस पर भी कभी कभी सवाल बन जाते हैं। चलिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी देख लेते हैं। हमारा क्या? जम्मू कश्मीर पहला। दूसरा हमारा क्या है? लद्दाख। तीसरा चंडीगढ़। चौथा दिल्ली। पांचवा दादर नगर हवेली और दमन व दीप। फिर आपका पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे क्या हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हां, पहले ये हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे, क्योंकि 2 नए, पहले 7 थे और 2 नए बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 9 हो गए थे। बाद में दादर नगर हवेली और दमन व दीप को एक ही बना दिया गया, यानी कि एक ही टेरिटरी बना दिया गया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। इस तरीके से वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हां, हमारे भारत को बीचों बीच से डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। जी हां, हमारे भारत की बीचों बीच से डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ये जो कर्क रेखा है ना, ये 23.5 डिग्री, जी हां 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, ये हमारा जो कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री की हमारी रेखा है। जी हां, अभी मैंने आपको बताया था ना ऐसे करके। तो ये हमारा 1 2 3 ये कर्क रेखाएं है ना, सॉरी ये अक्षांश रेखाएं है ना, तो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वही तो हमारी कर्क रेखा है, जो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। क्वेश्चन आएगा आपका कहीं पर भी, आप मतलब कोई भी एग्जाम हो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी है, क्वेश्चन आएगा कि भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कभी कभी बोल देगा कौन कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है, तो आप जो से गुजरती है उनको याद कर लो, बाकी से नहीं गुजरती। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले किससे गुजरती है? गुजरात, फिर थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का भी है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। पश्चिम बंगाल, सॉरी मिजोरम, माय मिस्टेक। चलिए, क्या हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ये 8 राज्य आपको याद रहने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है और नाम इसका क्या है? क्या
कि भारत की जो हमारा स्थलीय सीमा है, जी हां, अगर आप यहां से देखोगे ना तो यहां से समुद्र लगना स्टार्ट हो जाता है, यहां से क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, समुद्री सीमा लगने स्टार्ट हो जाती है। अगर भारत की आप इस सीमा को मापोगे ना तो ये केवल सूखा भूमि भाग है। ये क्या है? सूखा भूमि भाग। और इसको यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक अगर मापोगे तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है स्थलीय सीमा। ये कितनी है? 15,200। जी हां, कितना? 15,200 किलोमीटर हमारी ये सीमा है। क्या? स्थलीय सीमा। फिर हमारा आता है जलीय सीमा, जी हां, या तटीय सीमा। भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा ये है, यहां से लेके ये पूरा का पूरा, क्योंकि तीनों ओर से भारत क्या है? पानी से घिरा हुआ है, तो ये तट सीमा बनाते हैं भारत की। इसी को कहते हैं हमारा भारत की तटीय रेखा। तो ये जो आंतरिक तटीय रेखा भी दो है, एक आंतरिक और एक कुल। जो आंतरिक तटीय रेखा है ना, उसको क्या कहते हैं? आंतरिक तटीय रेखा हमारा 6100 किलोमीटर है। जी हां, कितना? 6100 किलोमीटर हमारा आंतरिक सीमा है। ये आंतरिक सीमा क्या होती है? आंतरिक सीमा को भी आप समझने का प्रयास कर लीजिए थोड़ा सा कि आंतरिक सीमा होती क्या है। जी हां, देखिए ये हमारा भारत है, प्यारा का प्यारा भारत है हमारा। लेकिन ये हमारा जो प्यारा भारत है, ये भारत ऐसे थोड़ी ना स्ट्रक्चर में, ये कटा फटा रहता है भाई। मतलब ये जो हमारा भूमिखंड है, ये क्या है? कटे पिटे हैं। और इनके लिए एक आधार रेखा ऐसे करके तैयार कर ली जाती है। एक आधार रेखा ऐसे तैयार कर ली जाती है, और इस आधार रेखा को क्या मान लिया जाता है कि ये हमारा आंतरिक जल सीमा है। और ये कितनी दूरी तक होती है हमारी? 12 नॉटिकल माइल। जी हां, समुद्री सीमा को, जो जैसे आप हमारी भूमि सीमा को किस मापते हो? किलोमीटर में मापते हो ना, कि आप कितने किलोमीटर चल रहे हो। ऐसे ही समुद्रों के अंदर जो लंबाई को या दूरी को मापा जाता है, वो नॉटिकल माइल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है बच्चे? नॉटिकल माइल में मापा जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल इधर और 12 नॉटिकल माइल ऐसे करके तब बनती है हमारी क्या? आंतरिक सीमा। तो आंतरिक सीमा कितनी है भारत की? भारत की आंतरिक सीमा है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर लक्षद्वीप को भी मिला दें और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी सीमा को मिला दें तो फिर भारत की कुल जो हमारी तटीय सीमा हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी क्या? 7516.16 किलोमीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए फास्ट। और क्वेश्चन आएगा कि भारत की तट सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या कितनी है? 8। समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले गोवा, ये भी तो हमारा तटीय सीमा है। फिर हमारा क्या? महाराष्ट्र, सॉरी माय मिस्टेक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर आपका क्या? तमिलनाडु, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका पश्चिम बंगाल। यही तो हमारे 8 राज्य हैं। क्या इतनी बात क्लियर? इसमें भी सबसे कम, क्या? सबसे कम गोवा की है और सबसे अधिक गुजरात की तटरेखा है। जी हां, सबसे अधिक किसकी तटरेखा लगती है हमारी? गुजरात की। और सबसे कम गोवा की तटरेखा है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप देखिएगा हमारे भारत, अगर आप हमारे भारत को देखो तो आपके हमारे भारत को देखकर आपको लगता नहीं इसकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकार का है हमारा। जी हां, आप इसको देखिएगा तो ये हमारा क्या है? चतुष्कोणीय आकार का है हमारा भारत। हमारा भारत ऐसा है या नहीं है? तो चतुष्कोणीय आकार का हमारा भारत है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो हमारे भारत के उत्तर में आप जाएंगे ना, क्योंकि कर्क रेखा पड़ती है ना, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म इलाका है। इसलिए इसका मतलब ये है कि यहां पर गर्मी भी बकायदा पड़ती है। लेकिन दक्षिण भारत में जाओगे ना तो दक्षिण भारत से हमारा मानसूनी हवाएं आने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से भारत के संपूर्ण भारत पे मतलब क्या होता है? मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है और बरसात का भी प्रभाव रहता ही रहता है। तो एक तरफ तो कर्क रेखा से ऊपर का जो एरिया है वो भारत में कैसी स्थिति बनाता है? उष्णकटिबंधीय, जबकि नीचे का जो एरिया है वो मानसूनी स्थिति पैदा करता है। इसलिए मिक्स जलवायु है। इसी को कहते हैं हमारा क्या? उष्णकटिबंधीय प्लस मानसून के साथ साथ। तो इसलिए कह दिया हमारी भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या हुआ दोस्तों? कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट में लिख सकते हो यार। और थोड़ा सा हिम्मत रखो, थोड़ा सा है ना, पेशेंस रखो, बस खत्म होने वाला है, ठीक है ना इतना पार्ट। अब आपको ये भी बताते हैं कि हमारे भारत की जो सीमाएं हैं वो 7 देशों से लगती हैं। जी हां, कितने देशों से लगती हैं? 7 देशों से। तो ये 7 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले पाकिस्तान, फिर हल्का सा यहां टच हो रहा अफगानिस्तान, जी हां दूसरा, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, फिर 5वां भूटान, आपका म्यांमार, बांग्लादेश
क्या लगती है? भारत की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा सीमा लगती है किसकी? बांग्लादेश के साथ। सबसे ज्यादा सीमा जो भारत की लगती है किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती है, तो इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? जी हां, शायद आपको पता नहीं है। इसके लिए समझनी पड़ेंगे आपको 3 चीजें। सबसे पहले तो हमारा ये कि द्वीप क्या होता है। जी हां, मान लीजिए द्वीप क्या होता है, मैं आपको द्वीप समझा देता हूं कि कोई भी भूमि का खंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जो कोई भी भूमि का खंड किससे? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसे कहेंगे हमारा क्या? उसे कहेंगे हमारा द्वीप। अगर वो छोटे आकार का है तो, अगर वो छोटे आकार का है तो उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। लेकिन वो अगर बड़े आकार का है तो उसे महाद्वीप कहेंगे। लेकिन कोई ऐसी स्थिति बनाए, क्या ऐसी स्थिति बनाता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको कहते हैं हमारा क्या? उसको कहते हैं हमारा उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। इसलिए उत्तर में हमारे भारत में क्या है? हिमालय पर्वत। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है आपका? अरब सागर। जी हां दोस्तों, अरब सागर। इस तरीके से भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप भी कहते हैं। चलिए, एक रहता है अखंड भारत। जी हां, मुझे पता है आपको अखंड भारत देखने का बड़ा ही शौक है, मैं जानता हूं होना भी चाहिए, क्योंकि हमको हमारे प्यारे भारत के बारे में कम से कम पता तो चले कि हमारे जो प्राचीन काल है वो कहां से कहां तक विस्तृत था, हमारा पूरा का पूरा देश। तो चलिए, आपको अखंड भारत ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यही है हमारा अखंड भारत। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा, काफी हेल्पफुल रही होगी और आपको काफी सारी नॉलेज गेन करेगी ये आपके भारत के बारे में, प्यारे भारत के बारे में। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।